हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ण, जो बिहार बोर्ड के लिए नहीं, बिहार बोर्ड के अदर बोर्ड के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें भी वर्ण का सवाल बहुत सारे आते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण का परिभाषा क्या है, उदाहरण के साथ परिभाषा का भी परिभाषा जानेंगे। चलिए कोई बात ना, परिभाषा के परिभाषा यानी कि भेद का भी परिभाषा जानते हैं, प्रकार का भी परिभाषा जानेंगे, यानी टोटल बात हम लोग जानेंगे। ये आपको बता दें कि वर्ण एक ऐसा चीज है जो एकदम बिल्कुल छोटा एकदम ध्वनि है, वह छोटा ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा करते ही नहीं है, उसे हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। उसी वर्ण के बारे में जो आप लोग पहले से कुछ कुछ जानते हो या नहीं जानते हैं, सबके लिए बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि पूरा यूट्यूब पर खोजिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको देने वाले हैं, पूरा सरल भाषा में देंगे। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जितना वीडियो आपको मिलेगा टोटल मिलेगा आसान शब्दों में, एकदम बिल्कुल आपके लिए लगेगा कि आप खुद से इसको लिख रहे हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए जानते हैं शुरुआत नंबर, वर्ण क्या है। हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के प्रकार क्या है, वर्ण के प्रकार की परिभाषा क्या है, उदाहरण के साथ में जानेंगे। पहले पूरी बात जानेंगे वर्ण के बारे में, वर्ण है क्या। हम लोग वर्ण की बात अगर पूरा करें तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। वर्ण सबसे छोटा, एक लाइन की परिभाषा 2 लाइन की है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, ई, क, ख, ग आदि ये कर सकते हैं, जितना ले लीजिए, यानी आ या क, ख, ग सबसे छोटी इकाई है वर्ण का। और आपको बता दें कि वर्ण को जितने ध्वनि है, पूरा भाषा है, भाषा का सबसे छोटी इकाई जो होता है ये वर्ण होता है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। वर्ण के बारे में अगर पूरी तरह से जाने तो हम लोग ये जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। उदाहरण के लिए आई और क, ख, ग पूरा आ जाता है। आगे हम लोग जानेंगे वर्णमाला, कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्णमाला में हम लोग जाने कि वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या है वो कितना है, 44 है। यानी वर्णमाला में पूरा जो संख्या आपको मिलेगा ये 44 वो होता है, जिसमें आपको बता दें स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या आपको 33 को मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि 33 जो 11 को है वो स्वर वर्ण मिल जाता है और 33 को आपको मिलेगा ये व्यंजन वर्ण मिलेगा। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 44 वर्णमाला बन जाता है। और वर्णमाला में आपको बता दें जैसे इंग्लिश लेटर जो हम लोग जानते हैं अल्फाबेट, तो 26 होते हैं, लेकिन हिंदी में अल्फाबेट की अगर बात किया जाए, वर्णमाला की बात किया जाए तो पूरा 52 होता है। और आपको 44 मिला है और कुछ कुछ मिलेगा जो हम आपको आगे की क्लास में बता रहे हैं, जानेंगे। फिर से कहते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये जानेंगे। एक होता है स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण को आप अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोवेल। व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट के बारे में शायद पता हो, हम लोग आगे थोड़ा सा जानेंगे पूरा परिभाषा के साथ। क्या कि स्वर वर्ण यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से कहते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की अगर और बात जाने हम लोग तो स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो बिल्कुल स्वतंत्र मानी जाती है, उसमें कोई आराम से नहीं होता है, यानी कोई भी चीज जो होता है इसमें ज्यादा नहीं होता है। जैसे अ, आ, ई, उ यानी कि अ तक, इसमें 11 संख्या होता है स्वर वर्णों को, जो पिछले पेज में आपको बताए। और ये बात हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण वह मूल ध्वनि है या वह चीज है, वर्ण है जिसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब भी अगर बोले तो उसमें किसी भी वर्ण का सहायता ना लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण होता है। जानते हैं अगर थोड़ा सा आगे इसके बारे में तो हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो वैसा व्यंजन, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात यानी कि स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता यानी कि स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार और जानेंगे कि व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में
किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। अगर ना लेनी पड़े तो स्वर और लेनी पड़ता है तो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में जानेंगे, इसमें उदाहरण हो जाता है क ख ग आ जाता है, यानी कि क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, भ और अंग, यानी कि ये आपको ज्ञ तक आपको मिल जाता है। ज्ञ में दो चार वो छूट जाएगा, ह तक आपका आ जाएगा, ह से पहले तक। ये सारे के सारे क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं। यानी कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या क्या उदाहरण में आ जाएगा? क आ जाएगा, ख हो, ग हो, अंग हो, ये पूरा चीज आपको आ जाएगा। यानी प फ व ह म आगे तक बढ़ा सकते हैं। चलिए इसकी बात हम लोग जानते हैं। तो ये देखेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण निम्न प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, उसका दीर्घ स्वर वर्ण, और तीसरा जो होता है प्लुप्त स्वर वर्ण। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे तो दो प्रकार के आपको मिलेगा। कौन कौन मिलता है? एक मिलता है ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा मिलता है मूल्य स्वर वर्ण। आपको दो प्रकार के मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो है तो तीन प्रकार के, और दोनों ही बताएंगे, लेकिन तीन प्रकार आप जानिए कि ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुप्त होता है। तीनों की परिभाषा अगर जाने तो देखिए, ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। वैसा वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण बोलते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व के दुगना समय लगता है तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। और प्लुप्त स्वर वर्ण की बात अगर करें तो प्लुप्त स्वर वर्ण ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व के तिगुना समय लगता है। यानी कि एक गुना अगर बात किया जाए, एक गुना तो ह्रस्व स्वर होता है, दो गुना अगर समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। और अगर 3 गुना या 3 गुना से भी अधिक समय लग जाए तो उसे हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका पूरा परिभाषा देखिएगा, लिखित में हम जानेंगे कि स्वर वर्ण कहते किसको हैं। तो वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। कहते हैं कि वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, यानी इसकी संख्या बिल्कुल पूरा 4 है। ये बात याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 ही होती है। कहता है कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और जो आपका दीर्घ स्वर आपको मिल जाता है, प्लुप्त स्वर मिलता है, उसे हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर। वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है तो उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से, दीर्घ स्वर वर्ण कहते किसको हैं? तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण करने में ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है। वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण हम लोग कहते हैं। फिर से अगर देखें तो इसका भी संख्या कितना होता है? ज्यादा नहीं होता है। अ, ई, उ, ऐ, ओ, औ, यानी कि इसका संख्या 6 होता है। 6 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, और एक जो मिल जाएगा जो हमको क्या मिल जाएगा? प्लुप्त स्वर में आ जाता है। प्लुप्त स्वर के बारे में अगर हम लोग जाने तो प्लुप्त स्वर जानेंगे कि वैसा स्वर जानेंगे, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व के 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व के कितना गुना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। यानी वैसा स्वर जिसके उच्चारण करने में, वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व के 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अगर फिर से अगर बात किया जाए कि दोहरा दीजिए तो देखिए, वर्ण की बात किया जाए कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 3 प्रकार के, कौन कौन? वर्ण 2 प्रकार के, एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिसकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं लेते हैं और उसका उच्चारण करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र मानी जाती है। वैसा वर्ण जिसका किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है उच्चारण करने में उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और सहायता लेनी पड़ती है, यानी अर्थात स्वर वर्ण से सहायता लेता है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व होता है बहुत कम समय लेता है, वैसा स्वर वर्ण जिसका बहुत कम समय में उच्चारण होता है उसे हम ह्रस्व बोलेंगे। और दुगना समय लगता है तो उसे दीर्घ बोलेंगे। और 3 गुना समय लगता है उसे क्या बोलेंगे? प्लुप्त बोलते हैं। यानी वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर वर्ण की
तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण में जानेंगे तो ये बिल्कुल 5 की तरह होता है, लगेगा कि एस लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, एस की तरह लगेगा या 5 की तरह लगेगा, तो इस तरह से होता है। इसको अवग्रह बोलते हैं, इस संकेत को क्या बोलते हैं, अवग्रह। इसका यूज कहाँ होता है, तो ओम में, ओम कभी लिखे हुए देखिएगा तो ओम बोलते हैं, तो ओम इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसको अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अ, यानी कि ओ अम तीनों के जोड़ कर बोलते हैं तो आप देरी से बोलते हैं ओ। इस तरह से अगर ज्यादा तेजी से अगर बोलते हैं हम लोग तो इसको अ का रूप में बहुत ज्यादा समय लगता है। वैसे अ हम लोग बोलते हैं तुरंत बोलते हैं, लेकिन इसको प्लुप्त स्वर वाला जो संकेत वाला होता है इसको बोलने में थोड़ा सा तो बहुत तेज से और ज्यादा लंबा खींचना पड़ता है, तो इसलिए इसका समय 3 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण हम लोग शुरू में देखे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसे स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण भी निम्न प्रकार के होते हैं, कोई कहीं कहीं आपको कुछ प्रकार के मिल जाएगा आगे पीछे करके, इसलिए हम लोग निम्न प्रकार के जानते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ये सुनिए, अगर हम इस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, स्वर व्यंजन वर्ण के उच्चारण कर रहे हैं और हमारी मुंह में जो कई सारे पार्ट होते हैं वो पार्ट अगर एक दूसरे से स्पर्श करता है, उच्चारण करने के समय, उच्चारण करते समय हमारी मुंह के कोई पार्ट अगर एक दूसरे से स्पर्श करता है तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर अगली बात अगर जाने अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं तो अंदर से बिल्कुल आवाज निकलेगा लेकिन एक आध जगह कहूं कहूं ऐसा होता है जब टकराता है, और जब टकरा के निकलता है तो उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन बोलेंगे। उष्म व्यंजन किसे बोलते हैं, तो वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में हमारे मुंह के अंदर से गर्म हवा निकलता है, उष्ण हवा, गर्म हवा की हम लोग बोलते हैं उष्ण, यानी उष्ण हवा निकलता है, उसको हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। अगर परिभाषा जाने तो देखिए, जानेंगे परिभाषा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय, जिसका व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी मुंह की कोई भी भाग, हमारे मुंह के अंदर का कोई भी भाग, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा हो गया, दंत हो गया या ओठ हो गया, किसी प्रकार का कोई भाग आपस में स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय, वैसा व्यंजन जिसको उच्चारण करते समय हमारे मुंह का कोई भी भाग हो, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ, ये आपस में जब टकराता है, स्पर्श करता है, छूता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अगर उदाहरणों की बात किया जाए तो एक कवर्ग आता है। कवर्ग के मतलब आप लोग को समझा दें कि कवर्ग मतलब क से लेकर के अंग तक होता है, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग मतलब छ छ छ य, टवर्ग मतलब तथा तथा न, तवर्ग मतलब तथा तथा न, पवर्ग मतलब पफो हम। इसका उच्चारण स्थान भी आपको बता दिए हैं कि कवर्ग मतलब कंठ से होता, इसका उच्चारण होता है, चवर्ग को तालु से, टवर्ग को मूर्धा से और तवर्ग को दंत से, पवर्ग को ओष्ठ से, यानी इन सबको हम लोग जो उच्चारण स्थान होता है हमारे मुंह के अंदर, इन सबका उच्चारण स्थान भी आपको मिल गया। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग के अंतःस्थ व्यंजन है, ये पढ़ना है। तो अंतःस्थ व्यंजन के बारे में हम जानना है, तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय, वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय हमारी मुंह की कोई भी भाग, हमारे मुंह की कोई भी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श नहीं करती है, करती है नहीं, नहीं करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन नहीं, यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन कहलाती है। जैसे य, र, ल, व, ये 4 ही होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है, 4 होता है, और स्पर्श व्यंजन आपका 26 हो जाता है, यानी 25, 26, 25 के आसपास में हो जाता है। यानी वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय, वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय हमारे मुंह की कोई भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श नहीं करती है, उसे क्या बोलेंगे, उस वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे में य, र, ल, व, यानी इसकी संख्या कितना है, 4 है, इसकी संख्या कितना है, 4 है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग जानेंगे, अगला नंबर हम लोग जानेंगे उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कहते किसे हैं, तो वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी मुंह की कोई भी भाग हो जो स्पर्श बिल्कुल नहीं करती जी, बिल्कुल मुंह के अंदर से हवा निकलता है, याद रखिए
हमारे जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर से क्या निकलती है, हवा निकलती है, गर्म हवा की तरह, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे तलव्य स, दंती स, मूर्धनी स, ह, ये आपका होता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में आप जानेंगे कि वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय हमारे मुंह के कोई भाग कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श बिल्कुल नहीं करती। यानी जब हमारे मुंह से जब स्पर्श कर उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय बिल्कुल हवा निकलता है, उसे क्या बोल देंगे, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन यानी उष्ण व्यंजन कहते हैं। यानी कि तलव्य स, दंती स, मूर्धनी स और ह, ये 4 प्रकार के होता है, 4 ही होते हैं। तो 4 ये हो गया, और 4 हो जाता है आपका ये अंतःस्थ व्यंजन हो गया 4 गो, और 4 ये 25 को के आसपास में ये हो जाएगा। यानी 4 4 8, 8 और 25 33, यानी व्यंजन वर्ण जो होता है ये कुल संख्या इसका कितना है, 33। आपको स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो इसका कुल संख्या हो जाता है 4, और उष्ण व्यंजन की बात किया जाए तो इसका भी संख्या 4 होता है। यानी 4 4 8 और 25 33 होता है पूरा। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग जाने तो देखिए संयुक्ताक्षर व्यंजन होता है बाबू, संयुक्ताक्षर यानी संयुक्ताक्षर व्यंजन यानी संयुक्ताक्षर वर्ण जो होता है व्यंजन, इसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो कहते हैं इसको कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं या संयुक्ताक्षर कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। यानी संयुक्त करता है, 2 या 2 से अधिक वर्ण जो होते हैं आपस में संयुक्त करते हैं, मिलते हैं, उसी को हम लोग संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षर वर्ण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे छ, त्र और ज्ञ। छ होता है जो 2 चीज को जोड़ कर बनता है, क और ए स को, दोनों को अगर जोड़ेंगे और फिर अ को, यानी कि बिना हम लोग अथी का स्वर का उच्चारण किए हुए, बिना उसके सहायता से हमारा पूरा व्यंजन कंप्लीट नहीं होता है, तो अ को भी लेते हैं हम लोग। यानी क हो गया, स हो गया और ए अ, तीनों अगर जुड़ता है तो हमारा छ बनता है। छ को आप लिखने के लिए आप अंग्रेजी के लेटर भी लिख सकते हैं, KSH से छ होता है, यानी कि ये आपका क हो जाता है, ये हो जाता है स, और साथ में ये आपका बिल्कुल जुड़ता है क्योंकि व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वैसे ही त्र में आप लिख सकते हैं टी आर से त्र होता है, टी से त और र को जोड़ते हैं और साथ में आप स्वर बन के जोड़ते हैं तो हमारा त्र बन जाता है। ज्ञ की बात किया जाए तो इसमें ज और इ दोनों के साथ में अ को और जोड़ते हैं तो तीनों साथ जुड़ता है तो हमारा ज्ञ बनता है। और ये आपका हिंदी में संयुक्ताक्षर वर्ण 3 प्रकार के, आप कहीं कहीं देखिएगा ज्यादा प्रकार के किया जाएगा। तो ये जो होता है, इसके अलावा संयुक्ताक्षर हम लोग स्र और ध को भी बोलते हैं। ये ध जो होता है विद्या वाला ध होता है। किसका वाला ध होता है, विद्या वाला। विद्या हो, विद्यासागर हो या विद्यालय हम लोग लिखते हैं, उस समय जो ध पड़ता है वही ध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ध में आपका आधा ध आधा य और साथ में अ, ये दोनों तीनों के अगर जोड़ते हैं तो हमारा ध बनता है। यानी कि संयुक्ताक्षर वर्ण हो गया 5, 3 पहले और इसके 3 के अलावा आपको 2 हो जाता है स्र और ध, ये दोनों हो जाता है, यानी 5 हो जाता है संयुक्ताक्षर। पूरी कंप्लीट अगर हो गया तो थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी हम आपको बताते हैं कि हमारे पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को ही फॉलो कर दें, यूट्यूब को फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये नंबर हमारा है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप जैसे ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं, व्हाट्सएप से आप हमारे जो जितना पढ़ते हैं उस सबका नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स ले लीजिएगा, ये आपके लिए फायदा होगा कि घर पे भी आप रिविजन कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। चलिए धन्यवाद। जेपी एजुकेशन में आप सबका स्वागत।